नमस्कार साथियों, मेडिक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक हमारा रहने वाला है मूड डिसऑर्डर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसकी क्या क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस पेशेंट के अंदर किस टाइप का मूड डिसऑर्डर है, ये मूड डिसऑर्डर होता कैसे, यानी कि उसके कारण क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या है और हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आज के इस डिस्कशन में हमने जो कुछ सीखा है उसको क्वेश्चन सॉल्व करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें कितना समझ में आया है और हम कितना इफेक्टिव इस चीज को समझ पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मूड डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए, मूड डिसऑर्डर विच आर एक्सप्रेस्ड बाय मूड डिस्टर्बेंसेस, यानी कि हमारे भावनात्मक रूप से यदि जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो जो एक्सप्रेस होकर हमारे सामने आते हैं उन्हीं डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, मूड डिसऑर्डर। यानी कि मूड डिसऑर्डर जो है मूल रूप से भावनात्मक रूप का डिसऑर्डर है, हमारे इमोशंस से रिलेटेड है और हमारी भावनाओं से रिलेटेड है, यानी कि हम खुश हैं या उदास हैं, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा मूड डिसऑर्डर। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे जो भावनाएं होती हैं, हमारा जो परसेप्शन है, उसमें यदि किसी टाइप का कोई डिस्टरबेंस है, मूल रूप से भावना नॉट परसेप्शन, भावनाओं में यदि हम खुश हैं, दुखी हैं, तो उन सारे डिस्टरबेंसेस जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मूड डिसऑर्डर। देखते हैं कि मूड डिसऑर्डर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, जो मूड डिसऑर्डर है उसके जो क्लासिफिकेशन है उसमें मूल रूप से 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन पाया जाता है। एक को हम कहते हैं मैनिक एपिसोड, जिसको हम मेनिया भी कहते हैं। एक होता है हमारा डिप्रेसिव एपिसोड, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। और एक होता है हमारा बाइपोलर मूड, यानी कि अफेक्टिव मूड। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर जो है वो ICD-11 के अंदर आता है। पहले हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप सभी ने पढ़ा होगा ICD-10 क्लासिफिकेशन, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ICD-11 क्लासिफिकेशन। तो ये ICD-11 क्लासिफिकेशन कहाँ से आया? तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी कि ये WHO की कुछ मेंबर्स की एक असेंबली होती है जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ICD-10 के अंदर कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ सुधार करके उसको एक नया नाम दिया है, दैट इज ICD-11 क्लासिफिकेशन। ICD का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो ICD-10 को अमेंड करके ICD-11 बनाया गया है और ICD-11 का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11, ठीक है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? अमेंडमेंट होने के बाद इसको WHO ने अप्रूवल कब दिया? तो उसका जो अप्रूवल दिया था दैट इज 25 मई 2019 में। कब दिया था? 25 मई 2019 को अप्रूवल दिया था WHO ने। और WHO ने किसकी रिकमेंडेशंस मानी थी? तो वो रिकमेंडेशंस मानी थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कौन कौन लोग होते हैं? तो WHO के जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स होते हैं उन लोगों की एक कमेटी होती है, उनकी एक असेंबली मीट होती है। उस मीट के अंदर 25 मई 2019 को अप्रूवल मिला था ICD-11 को, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ICD-11 के अंदर क्या है, कब उसका अमेंडमेंट हुआ था। और इसको जो इस ICD-11 के अंदर जो केस रजिस्टर करना शुरू हुआ वो शुरू हुआ था 1 जनवरी 2022। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इफेक्ट में कब आया, ठीक है, इफेक्ट में कब आया? अप्रूवल तो हो गया था, अप्रूवल मिल गया था 25 मई 2019 को। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने, WHO के जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स होते हैं उन्होंने ICD-11 को अप्रूवल दे दिया था। और ये इफेक्ट में कब आया? तो 1 जनवरी 2022 से इफेक्ट में आया। अब हम बात करते हैं मूड डिसऑर्डर कौन से चैप्टर्स के अंदर आता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर है, जैसे ICD-10 के अंदर हमारा जो मूड डिसऑर्डर है वो हमारा आता था ICD-10 F3 चैप्टर जो था उसके अंदर आता था। लेकिन अभी का जो हमारा ये वाला मूड डिसऑर्डर है, मतलब मूड डिसऑर्डर वही है, वो ICD-11 के चैप्टर नंबर 6A 60 से लेके 6E62 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे क्या कवर करते हैं? हमारे मूड डिसऑर्डर को कवर करते हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग कि ICD-11 के कौन से चैप्टर्स के अंदर
हमारा जो मूड डिसऑर्डर है उसको इंक्लूड किया गया है। तो दैट इज 6A60 से लेके 6E62 तक के जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर मूड डिसऑर्डर के बारे में बताया गया, यानी कि 6A60 से वो शुरू होता है मूड डिसऑर्डर। उसके बाद उसमें मेनिया के एपिसोड, डिप्रेसिव यानी डिप्रेशन के एपिसोड, बाइपोलर मूड के डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजों को जो इंक्लूड किया गया है वो दैट इज 6A60 से लेके 6E62 ICD-11 के अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये न्यू अपडेशन है या इसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। कभी कभार इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है और वो कितना अच्छे तरीके से मेंटल हेल्थ को समझता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये 2 डेट याद रखनी है, दैट इज 25 मई 2019 अप्रूवल मिला था WHO से, जो कि WHO का ही एक बॉडी है, यानी कि उसी के डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं, उसकी एक असेंबली होती है। उन्होंने अप्रूवल दिया था 25 मई 2019 को और 1/1/2022 को ये इफेक्ट में आया था। ICD-11 के बारे में और आपको जानना है तो इसकी कंप्लीट PDF जो है वो WHO की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। या फिर हम आने वाली क्लासेस में फिर कभी ICD-11 के बारे में एक ब्रीफ क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम पूरी डिस्कशन करेंगे ICD-11 के लिए। लेकिन इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लीजिए कि जो मूड डिसऑर्डर है वो हमारे 6A60 से लेके 6E62 तक इंक्लूड किए गए हैं मूड डिसऑर्डर को, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर क्या है, बैक टू द टॉपिक, एक तो मेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर, ठीक है। ये 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं एक मूड डिसऑर्डर के। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि मेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है और बाइपोलर मूड क्या होता है, ये जानते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे कि मेनिया यानी कि मैनिक एपिसोड या फिर मेनिया क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मेनिया के अंदर आपको एक ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आपको ट्रायड का मतलब होता है 3। वो तीनों सिम्टम मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट वन इज द एलिवेशन ऑफ मूड, यानी कि उस व्यक्ति का जिसके अंदर मेनिया प्रेजेंट होगा या फिर जिसके अंदर मेनिया के हमें सिम्टम नजर आएंगे, तो उसमें पहला सिम्टम हमें जो नजर आएगा उस पेशेंट के अंदर वो आएगा एलिवेशन ऑफ मूड। एलिवेशन ऑफ मूड का मतलब होता है उस पर्सन के अंदर एक्सेसिव हैप्पीनेस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश मिजाज आपको नजर आएगा, बहुत ही एलिवेटेड मूड होगा, यानी कि बहुत ही खुश मिजाज आपको उसकी पर्सनैलिटी नजर आएगी, बहुत ही उत्साहित तरीके का व्यक्ति होगा, ठीक है। किस तरीके का, अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो उत्साहित, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है उत्साहित होना, अति उत्साहित होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ मूड। इसका सेकेंड सिम्टम जो है दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब होता है, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना और आइडियाज का मतलब होता है विचार, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जो विचार है, ठीक है, वो क्या करते रहते हैं, उड़ते रहते का मतलब क्या है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अपने एक आइडिया के ऊपर, एक विचार के ऊपर फोकस ना रहकर एक डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर, जो एक टाइम है उसी टाइम के अंदर उसके अंदर मल्टीपल आइडियाज आने लगते हैं, यानी कि एक ही टाइम के अंदर वो डिफरेंट टाइप से अपनी सोच को दर्शाता है। सपोज करिए एक व्यक्ति है, यदि उसे बोला जाए कि आपको A से B की तरफ यात्रा करनी है, A नाम का कोई स्थान है और एक B नाम का स्थान है, A से आपको B की तरफ जाना है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ये एक उदाहरण है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, A की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, एक अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, उसी यात्रा को बीच में बदलकर वो C रूट पर निकल जाएंगे, फिर C को और थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, नहीं भी करेंगे और अपना डायरेक्शन जो है वो D दिशा की तरफ कर देंगे। यानी कि उनके जो विचार है, उनके जो आइडियाज है, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह की तरफ डाइवर्ट होते रहते हैं, यानी कि रैपिडली चेंजेस ऑफ आइडियाज, यानी कि उनके जो विचार हैं वो बहुत ही तीव्रता से बदलते रहते हैं, अपने किसी भी एक आइडिया के ऊपर वो लोग बने नहीं रहते हैं। इसका मतलब होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। समझ में आ गया फ्लाइट ऑफ आइडियाज का? और एग्जांपल से समझते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब है, सपोज करिए एक मैनिक पेशेंट है, उसको आप डील कर रहे हैं, तो आप जब उससे बात करेंगे, यदि कोई एक स्टूडेंट है उससे आप बात कर रहे हैं जिसके अंदर मेनिया के सिम्टम है, तो जब आप उससे अपने लाइफ के एम्बिशंस के बारे में पूछेंगे, गोल के बारे में, उद्देश्य के बारे में पूछेंगे, तो वो अपने विचार, अपने उद्देश्यों के ऊपर बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी स्टूडेंट से पूछा कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य में किस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो कभी आपको बताएगा कि वो नीट देगा,
ठीक है, थोड़ी देर बाद अपना विचार बदल कर बोलेगा नहीं नहीं मैं आईआईटी की तरफ जाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद अपना विचार बदल कर बोलेगा कि नहीं मुझे तो सीए परस्यू करना है। तो इस तरीके से उसके आइडियाज जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो पहला हो गया एलिवेशन मूड, यानी कि बहुत ही उत्साहित नेचर के ये व्यक्ति होते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, विचारों का रैपिड चेंजेस होना, ठीक है, दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। और थर्ड वन इज द इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। उस व्यक्ति की जो एक्टिविटीज होगी, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होगी वो बहुत तीव्र होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, यानी कि वो बिना आराम किए, बिना सांस लिए वो बहुत ही तेज तेज किसी कार्य को करता रहेगा। ठीक है, और उसके बीच में उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और ना उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, ना पानी पीने के लिए चाहिए, बिना आराम के वो लगातार किसी कार्य को करता रहेगा। तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक तरीके का ट्रायड मिलता है, यानी कि 3 सिम्टम्स का हमें एक ट्रायड मिलता है। यही एक मेनिया के अंदर जो उसके गोल्डन सिम्टम्स हैं, दीज आर द 3 symptoms which are the elevation of mood, flight of ideas and increased psychomotor activity। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर आपको elevation of mood देखने को मिलेगा, flight of ideas देखने को मिलेंगे और increased psychomotor activity आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा मेनिया की डेफिनेशन। मेनिया के पेशेंट्स में आप क्या देख पाएंगे इस चीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मेनिया, राइट, कि क्या कारण है कि किसी पेशेंट के अंदर मेनिया डेवलप होता है। हमने बात तो कर ली कि मेनिया का पेशेंट जो आएगा उसके अंदर आपको इस तरीके 3 सिम्टम्स, मोस्टली 3 सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ट्रायड फॉर्म में होते हैं। तो क्या कॉज है जो कि मेनिया को डेवलप करता है किसी भी पेशेंट के अंदर? एक तो होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो एक तरीके के हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनके अंदर यदि डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसकी वजह से मेनिया डेवलप होता है। तो वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है जिनकी अंदर अबनॉर्मलिटी की वजह से मेनिया डेवलप होता है? दैट इज फर्स्ट वन इज द सेरोटोनिन। कौन सा है? सेरोटोनिन। सेकेंड वन इज द डोपामिन, याद रखेंगे डोपामिन। और थर्ड वन इज द नॉर एपिनेफ्रिन, राइट। तो सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इन तीनों की मात्रा जब किसी पेशेंट के अंदर राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उस केस में क्या होगा, किसी भी पेशेंट के अंदर मेनिया डेवलप होता है, राइट। सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के रेज होने की वजह से मेनिया डेवलप होता है। तो सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन। आपको एग्जाम में तीनों एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई भी 4 ऑप्शन में से कोई भी एक हार्मोन आपको वहां पे दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा। तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है? सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये जब किसी पेशेंट के अंदर बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे मेनिया डेवलप होता है। ये तो उसका जो है दैट इज एक्चुअल कॉज, ठीक है। उसके बाद कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से किसी पेशेंट के अंदर क्या है, आपको मेनिया डेवलप हो सकता है। तो एसोसिएटेड फैक्टर्स के अंदर आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी मेनिया डेवलप हो सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिकल का मतलब होता है, सोशियो मीन सोसाइटी, इकोनॉमिकल मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि इसकी सोसाइटी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उस पेशेंट को मेनिया डेवलप हो गया है। फैमिली एनवायरनमेंट सही नहीं है, या आस पड़ोस का माहौल जो है वो सही नहीं है, या इकोनॉमिकल यानी कि उस पेशेंट कोई पर्सन है उसका कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं लाइफ में, है ना, कुछ फाइनेंस की वजह से उसे कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, या कोई अपने डियर वन की डेथ हुई है, या किसी का लॉस हुआ है किसी तरीके का। तो ऐसा बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मेनिया डेवलप हो सकता है। मेनली जो होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टरबेंस की वजह से। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? तो सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन। उसके बाद एसोसिएटेड फैक्टर सोशियो इकोनॉमिकल हो गया, कल्चरल फैक्टर्स हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा लाइफ में फेल्यूर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं मेनिया डेवलप करने के लिए, राइट।
ठीक है, ये हमारा मेन हो गया कि किन कारणों की वजह से मेनिया किसी पेशेंट के अंदर या मैनिक एपिसोड जो है वो डेवलप होते हैं। तो पहला कारण तो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके अंदर डिस्टरबेंस। दूसरा एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, सोशियो इकोनॉमिकल, कल्चरल, है ना, एनवायरमेंटल, बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से भी मेनिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेनिया। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेनिया, मेनिया की क्या क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। इसी को हम 4E सिम्टम्स भी कहते हैं। कौन से सिम्टम कहते हैं? 4E सिम्टम्स। इसको याद रखना है, 4E सिम्टम्स के नाम से पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर। तो 4E क्या है? यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी। राइट, यूफोरिया जो है वो उसकी माइल्ड फॉर्म है, इलेशन जो है वो मॉडरेट फॉर्म है, एक्सल्टेशन जो है वो सीवियर फॉर्म है, और एक्सटेसी जो है दैट इज वेरी सीवियर फॉर्म। ठीक है, हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। एक्चुअली इसको 4E इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके सारे जो स्टेजेस है, इसका जो पहला अल्फाबेट है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट ई से शुरू होता है, इसीलिए इसको 4E सिम्टम्स भी कहते हैं। और मेनिया की ये चारों स्टेजेस भी है। हम एक एक को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है। फर्स्ट हमारा था यूफोरिया। राइट, यूफोरिया। यूफोरिया का एक बेसिक, पहली बात तो ये है कि ये एक माइल्ड फॉर्म है मेनिया की। यूफोरिया का बेसिक मीनिंग है एक्सेसिव हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी। ठीक है, यूफोरिया का मतलब होता है अत्यधिक खुशी। ठीक है, यूफोरिया को जो माइल्ड फॉर्म है उसको हम हाइपोमेनिया भी कहते हैं। क्या और नाम यह है? हाइपोमेनिया। हाइपो मीन्स कम, मेनिया मीन्स दैट इज मैनिक कंडीशन। तो जो मैनिक कंडीशन है यदि वो कम है, लो लेवल पे है, तो उसी को हम हाइपोमेनिया कहते हैं। तो हाइपोमेनिया के क्या क्या नाम हो गए? दैट इज माइल्ड मेनिया, यूफोरिया या फिर हाइपोमेनिया। ठीक है, ये तीनों जो है वो एक ही नाम से जाने जाते हैं, और यूफोरिया इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेनिया। मेनिया की जो फर्स्ट स्टेज है वो यूफोरिया है। यूफोरिया के अंदर आपको पेशेंट जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नजर आएगा। ठीक है, आपको लगेगा वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसकी जो बातें होंगी वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होंगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो आपको हैप्पी दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? जिस खुश दिखेंगे वो आपको, ऐसे व्यक्ति खुश मिजाज के लगेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, और इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट जो होगा उनका वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि ये तो एक बेसिक है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, इंटेलेक्ट होना, हैप्पी होना, लेकिन इसके साथ साथ आपको वो ट्रायड भी नजर आएगा। कौन सा ट्रायड? मेनिया का जो ट्रायड है दैट इज एलिवेशन ऑफ मूड। क्या क्या थे? एलिवेशन ऑफ मूड था हमारा, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी थी, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ये सारी चीजों के साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा वो पेशेंट, इंटेलेक्चुअल आपको दिखेगा, और वो पेशेंट जो होता है वो आपको बहुत ही खुश मिजाज का नजर आएगा। राइट, तो ये आपका यूफोरिया के अंदर देखने को मिलता है। यूफोरिया बहुत ही माइल्ड फॉर्म है, इसलिए आपको उसके सीवियर सिम्टम्स जो है वो नजर नहीं आते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है वो आपकी है इलेशन। कौन सी है? दैट इज इलेशन। इलेशन सेकेंड स्टेज जो है दैट इज इलेशन। राइट, सो इलेशन जो है वो हमारी मॉडरेट फॉर्म है मेनिया की। ठीक है, मॉडरेट फॉर्म है किसकी? मेनिया की। मेनिया की सेकेंड स्टेज भी है ये। राइट, मेनिया की दिस इज द सेकेंड स्टेज। और कौन सी है वो? इलेशन, और इसी को हम मॉडरेट फॉर्म ऑफ मेनिया भी कहते हैं। इलेशन के अंदर क्या दिखेगा आपको? जो उसका क्लिनिकल सिम्टम है वो आपको दिखेगा कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, यानी कि अपनी जो आलोचना होती है, यानी कि व्यक्ति की जो आलोचना होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी कि वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नजर आता है पेशेंट। ठीक है,
खुश तो बहुत दिखता है क्योंकि इसका प्राइमरी प्रिंसिपल सिम्टम जो है दैट इज एलिवेशन ऑफ मूड, वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखेगा और उस व्यक्ति को लगता है कि उसके द्वारा किए गए सारे कार्य सही हैं। यदि वो कोई गलत कार्य भी करता है, यदि वो गलत काम करता है और आप उसको यदि क्रिटिसाइज करते हैं यानी कि उसकी आलोचना करते हैं कि आपने ये गलत कार्य किया है, फिर भी उस आलोचना को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो उस चीज को नकारता है और वो समझता है कि उसने जो कार्य किया है वो कॉन्फिडेंटली सही किया है और वो क्या करता है, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। किसमें नहीं करता है? इलेशन के अंदर। यूफोरिया माइल्ड स्टेज, मॉडरेट स्टेज है आपकी इलेशन, यही आपकी सेकेंड स्टेज है। और उसके अंदर जो गोल्डन सिम्टम आपको दिखता है वो क्या है कि पेशेंट जो है वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये आपकी जो होती है वो इलेशन, दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मेनिया। मेनिया की जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया, ठीक है, और थर्ड स्टेज ऑफ मेनिया। मेनिया की थर्ड स्टेज है एक्सल्टेशन और सीवियर फॉर्म है मेनिया की। इसके अंदर आप क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके अंदर आपको इलेशन दिखेगा, यानी कि वही सेकंड स्टेज के जो सिम्टम थे वो दिखेंगे। यानी कि सेकंड स्टेज के सिम्टम क्या थे हमारे? सेकंड स्टेज के अंदर पेशेंट जो है वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, हाइपर एक्टिविटी तो उसमें थे ही और एलिवेशन ऑफ मूड उसके अंदर प्रेजेंट था। लेकिन इलेशन के साथ साथ इसके अंदर एक डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी ऐसे पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपके सामने एक वर्ड है डिल्यूजन, इसका मीन क्या होता है? तो डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ। फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ्स जो होते हैं उसी को हम डिल्यूजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ का मतलब होता है व्यक्ति जो होता है वो अपने अंदर जो थॉट है, जो सोच है उसकी, वो फिक्स कर लेता है कि यही सही है और वास्तव में वो गलत होता है। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया का भगवान कहने लग जाए तो वो उसका बिलीफ है कि वो भगवान है, वो उसका विश्वास है कि वो भगवान है, लेकिन वो क्या है? गलत, फॉल्स है और उसने उस चीज को फिक्स भी कर लिया है अपने दिमाग में। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन, ठीक है। फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ यानी कि झूठा विश्वास, और वो भी दिमाग में फिक्स कर लेना, अपने मन के अंदर ये फिक्स कर लेना किसी थॉट को, किसी बिलीफ को, और वो गलत भी है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन। उसी चीज और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है कि उस ग्रैंडियोसिटी के अंदर जो पेशेंट होता है या जो पर्सन होता है वो अपने आप को सुपर पावर समझता है, या फिर वो अपने आप को गॉड समझता है, या फिर वो अपन खुद को मैसेंजर समझता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी समझ में आ गया। फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ यानी कि उसके जो बिलीफ है, ठीक है, उसका जो विश्वास है वो गलत भी होता है और वो फिक्स करके रखता है कि मेरा यही बिलीफ है, ठीक है, लेकिन वो नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है वो विचार। ऐसा ही डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी डिल्यूजन का एक टाइप है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर क्या होता है कि ऐसे पर्सन को लगता है कि वो इस पूरे यूनिवर्स का सुपर पावर है, या फिर उसको लगता है कि वो इस पूरे यूनिवर्स का भगवान है, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, या फिर ऐसे पर्सन को लगता है कि वो भगवान का मैसेंजर है, यानी कि वो ईश्वर का कोई संदेश लेकर इस धरती पर आया है। इस तरीके के जो विश्वास है उसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो एक्सल्टेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेशन देखने को मिलेगा, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं या मैं सुपर पावर हूं, वो गलत बात है। यदि आपने एक्सल्टेशन के केस में आपने उस पर्सन को ये बात कन्वे की तो उस चीज के ऊपर वो उस क्रिटिसिज्म को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो इलेशन के अंदर आ गया। तो इलेशन इसमें एक्सल्टेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी क्या है कि वो सुपर पावर है, भगवान है। तो इलेशन के साथ साथ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाया जाता है कौन से केस में? एक्सल्टेशन के केस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और फोर्थ स्टेज जो है दैट इज वेरी सीवियर स्टेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटेसी।
ठीक है, दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मेनिया। ठीक है, इसी को हम और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो दैट इज डिलीरियस स्टेज, या फिर इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं स्टूपोरस। ठीक है, कौन सी एक्सटेसी स्टेज को और क्या क्या नाम है? दैट इज डिलीरियस और स्टूपोरस। ठीक है, दैट इज वेरी सीवियर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? मेनिया की सबसे सीवियर फॉर्म है एक्सटेसी, राइट। इसको डिलीरियस क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर डिलूजन पाया जाता है पेशेंट के अंदर। कौन सा डिलूजन पाया जाता है? तो डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और स्टूपरस का एक बेसिक मीनिंग होता है स्टूपिडिटी, स्टूपिड यानी कि मूर्खतापूर्ण जो बातें होती हैं, ऐसी बातें वो करने लग जाता है किसके अंदर? एक्सटेसी वाली वेरी सीवियर स्टेज के अंदर। तो इसी वजह से इसको डिलीरियस या स्टूपरस स्टेज भी कहते हैं। यही इसकी वेरी सीवियर फॉर्म भी है। ठीक है, तो ये होगी आपकी चौथी और वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया, राइट। तो कौन कौन सी स्टेजेस हो गई? फर्स्ट वन इज द यूफोरिया, जो कि माइल्ड है, इसी को हम हाइपोमेनिया भी कहते हैं। इलेशन जो है वो मॉडरेट फॉर्म है मेनिया की। ठीक है, इसके अंदर आपको जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। थर्ड वन इज द एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन के अंदर जो पर्सन है उसके अंदर इलेशन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी मिलती है। डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है खुद को सुप्रीम पावर समझना, या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड समझना, या फिर खुद को ईश्वर समझना, भगवान समझना। ठीक है, ये हो गया एक्सल्टेशन। और एक्सटेसी क्या है? एक्सटेसी इज अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया। ठीक है, इसको हम डिलीरियस मेनिया या फिर स्टूपरस मेनिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के साथ साथ उसके जो थॉट प्रोसेस है दैट इज वेरी लाइक अ स्टूपिड टॉक उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज अ स्टूपरस, और यही इसका चौथा और वेरी सीवियर फॉर्म है मेनिया का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेनिया। ये हमने मेनिया के बारे में पढ़ लिया कि मेनिया क्या है। ठीक है, मेनिया क्या है, मेनिया के टाइप्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा क्लासिफिकेशन दैट इज डिप्रेसिव मूड या फिर डिप्रेशन। हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और उसके अंदर जो पेशेंट की एक्टिविटीज है वो किस तरीके की होती है। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द डिप्रेसिव एपिसोड। ओके, सो व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है अवसाद की स्थिति। यानी कि डिप्रेशन, एक और नाम क्या है? दैट इज डिप्रेशन। देखिए, जो मेनिया है उसका जो ऑपोजिट फॉर्म है दैट इज डिप्रेशन। ठीक है, मेनिया के अंदर हमें एक ट्रायड देखने को मिला। ठीक है, क्या देखने को मिला? ट्रायड देखने को मिला। इसके अंदर भी हमें ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी हमें 3 ट्रायड यानी कि एक ट्रायड सिम्टम्स दिखता है। ठीक है, उसके अंदर भी हमें एक ट्रायड सिम्टम दिखा था। उधर जो था एलिवेशन ऑफ मूड था, यानी कि उस व्यक्ति का जो मूड होता है, उसकी जो भावनाएं होती है वो बहुत ही हाइपर होती है। ठीक है, वो एक्सेसिव हैप्पीनेस के अंदर होता है। लेकिन डिप्रेशन में जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। तो पेशेंट कौन से मूड में होगा? सैडनेस के अंदर। ठीक है, सैडनेस ऑफ मूड। वहां पे क्या था? एलिवेशन ऑफ मूड। यहाँ पे क्या है? सैडनेस ऑफ मूड। ठीक है, वहां पर था हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, यहां पे हमारा होता है पोवर्टी ऑफ आइडियाज। ठीक है, वहां पे क्या था हमारा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, यानी कि उसके जो आइडियाज हैं वो बहुत सारे एक ही टाइम के अंदर बार बार उसके आइडियाज जो है वो बदलते रहते थे। लेकिन डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि उसकी जो आइडिया है, ठीक है, वो बहुत ही पुअर हो जाते हैं। पुअर आइडिया का मतलब होता है कि उसकी जो सोच है, उसकी जो जजमेंटल कैपेसिटी है, उसका जो निर्णय बनाने की कैपेसिटी है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि यदि एक व्यक्ति को पता है कि मेरा जो डिप्रेशन का रीजन है वो सो एंड सो है, लाइक उसका कोई फाइनेंशियल रीजन है या फैमिली रीजन है, लेकिन उस कोज से उसे बाहर आने का कोई आइडिया नजर नहीं आता, उसे कोई आइडिया समझ में नहीं आता, इसी चीज को हम कहते हैं पोवर्टी ऑफ आइडियाज।
ठीक है। पोवर्टी ऑफ आइडियाज का मतलब होता है जो आइडियाज हैं वो कम हो जाना, डिक्रीज आइडियाज। किसी पेशेंट के अंदर, किसी पर्सन के अंदर आइडिया जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, सैडनेस ऑफ मूड। सेकंड वन इज द पोवर्टी ऑफ आइडियाज, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो विचार होते हैं उनकी कमी पाई जाती है, ठीक है। वो नए सोच नहीं ला पाते हैं जल्दी से, यानी कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कोई जजमेंट नहीं बना पाते हैं, ठीक है। किसी चीज के ऊपर कोई डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया सैडनेस ऑफ मूड, पोवर्टी ऑफ आइडियाज। और मेनिया में याद कीजिए, मेनिया में जो था दैट इज इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। तो डिप्रेशन में उसका उल्टा होता है, दैट इज डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, राइट। वहां पे हो रहा था आपका सैडनेस ऑफ, वहां पे हो रहा था एलिवेशन ऑफ मूड, यहाँ पे होता है सैडनेस ऑफ मूड, यानी कि उसका उदासी पूर्ण मन हो जाता है, ठीक है। उस व्यक्ति के अंदर क्या फील होता है, उदासी, ठीक है। दैट इज सैडनेस ऑफ मूड। उधर जो था वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज थे, यानी कि एक डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर उसके जो आइडियाज हैं वो फ्रीक्वेंटली बदल रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसके अंदर, उसके आइडियाज के अंदर कमी पाई जाती है, बहुत ही कम विचार आते हैं और वो जजमेंट की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, और उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी कम हो जाती है। लाइक वो जो अगर सोसाइटी में जा रहा है तो वहां पर भी लोगों से बातचीत करना वो बंद कर देता है, ठीक है। सोशल आइसोलेशन करने लग जाता है, यानी कि अपने आप को लोगों से दूर रखने की कोशिश करता है, बात नहीं करता है, ठीक है। यदि वो अपने किसी वर्क प्लेस पे जा रहा है तो अपने कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, अपने जो सब ऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ वो अच्छे से घुल मिल नहीं पाता है, तो उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है और उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो डिप्रेशन के अंदर भी आपको ट्रायड देखने को मिलेगा। तो इस ट्रायड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सैडनेस ऑफ मूड, पोवर्टी ऑफ आइडियाज एंड डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। ये हो गया आपका डिप्रेशन की डेफिनेशन, और उसके अंदर कौन से ट्रायड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉज ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन का कॉज क्या है, इसमें भी जो कॉज है दैट इज न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर, कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर थे, दैट इज, फिर से लिख देते हैं, सेरोटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका था डोपामिन, और थर्ड वन इज द नॉर एपिनेफ्रिन, राइट। सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इन तीनों की जो मात्रा होती है, उसका जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड। जिन पर्सन के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन की मात्रा जब कम हो जाती है उस पर्सन की बॉडी में, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जब कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से पेशेंट को क्या एपिसोड फील होते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस का हार्मोन कहते हैं। और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है उसको हम फाइट या फिर फ्लाइट, उसका जो जजमेंट होता है ये करने में हेल्प करता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। हैप्पी तो आपको समझ में आ गया, फाइट और फ्लाइट क्या है, यानी कि अगर कोई सडन कोई सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, सपोज करिए कि आपको सड़क पर आप चल रहे हैं और आपको सांप दिख गया या कोई डेंजरस जानवर दिख गया, तो उससे आपको लड़ना है या फिर उससे भागना है। फाइट मींस लड़ना, फ्लाइट मींस भागना, ठीक है। तो आपको उससे लड़ना है या भागना है, उस दोनों की जो कैपेसिटी आपको देता है वो नॉरएपिनेफ्रिन देता है। तो आप खुद विचार करिए, जिस पर्सन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा होगा वो फाइट और फ्लाइट दोनों एक्सेस रहेगा, समझ में आया। और जो इस पेशेंट के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा, यानी कि फाइट और फ्लाइट का जो हार्मोन है वो कम हुआ, तो उसके अंदर वो दोनों कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि ना तो वो फाइट कर पाएगा, ना वो उस चीज से फ्लाइट कर पाएगा, यानी कि ना तो उस सिचुएशन से वो लड़ पाएगा, ना वो उस सिचुएशन से दूर हो पाएगा। इस वजह से डिप्रेशन होता है। और एक्चुअल डिप्रेशन है भी क्या, अगर इसको हम नॉर्मल टर्म्स में देखें तो व्हाट इज द डिप्रेशन। डिप्रेशन नॉर्मली क्या है कि एक सिचुएशन है या फिर एक कोई प्रॉब्लम है, उससे ना तो वो इंसान लड़ पाता है, ना वो कभी उससे भाग पाता है। तो जो उसकी वजह से, जिस एक केज के अंदर जब बंदा फंसता है, एक व्यक्ति फंसता है या पर्सन फंसता है, ठीक है, उसी वजह से उसको अवसाद की स्थिति आती है, उसी वजह से उसको डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडा है
इन हार्मोन्स को लेके। डिप्रेशन के और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसको हम नाम देते हैं एसोसिएटेड फैक्टर्स। ठीक है, एसोसिएटेड फैक्टर्स। उसके अंदर भी वही सारी चीजें आएंगी, लाइक सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, लाइक उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज है, या फिर उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही टॉक्सिक है, या फिर उसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, तो उस तरीके के जो माहौल होता है, उस तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है, या फिर फैमिली एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, सोसाइटी में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, फैमिली में कुछ फाइट चल रही है, ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे रीजन हैं, एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जो किसको कॉज करते हैं, डिप्रेशन को। ठीक है, सो डिप्रेशन का भी मेन कॉज क्या है, देयर इज अ डिक्रीज इन द न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन से हैं, तो सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अगर एसोसिएटेड फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे आ जाते हैं, लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स, कोई फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया है, राइट, कोई लिव इन रिलेशंस में है, सो देयर विल बी, यू कैन सी द ब्रेकअप, राइट। सो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से भी डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, तो उसको हमने नाम दिया है, दैट इज एसोसिएटेड फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, एक फीचर है इसका माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है, एक इसका फीचर है दैट इज अक्यूट और सीवियर डिप्रेशन, और थर्ड वन इज द डिप्रेसिव स्टूपर। हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि माइल्ड डिप्रेशन क्या है, ठीक है, एक्यूट और सीवियर डिप्रेशन क्या है, और डिप्रेसिव स्टूपर क्या है। ठीक है, जो माइल्ड डिप्रेशन है, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन के अंदर पेशेंट जो होता है वो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, देख लीजिए पूरा मेनिया का ऑपोजिट चल रहा है, वहां पे वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यदि उसको कोई किसी काम के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और जो माइल्ड डिप्रेशन के केसेस के जो पेशेंट होते हैं वो क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। लाइक यदि किसी व्यक्ति ने किसी डिप्रेसिव पेशेंट जो है उसको अगर क्रिटिसाइज कर लिया किसी भी छोटी चीज के लिए, यदि उसको बता दिया कि नहीं ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो उस चीज को भी वो बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेता है, यानी कि उसको बहुत ही जल्दी मन पर ले लेता है। अगर आम भाषा में बोले तो उसको मन पर ले लेता है उस बातों को, तो वो सेंसिटिव होता है क्रिटिसिज्म को, और उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके वो और डिप्रेशन के अंदर जाता है। ठीक है, तो माइल्ड के अंदर क्या होगा, that person will be the highly sensitive towards the criticism, यानी कि आलोचनाओं के प्रति वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर वो किसी ने उसकी आलोचना कर दी, उसके काम की आलोचना कर दी, तो उसको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और उस चीज को लेके, उस थॉट को लेके, उस बात को लेके और डिप्रेस हो जाता है। दैट इज इन अ माइल्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड वन इज द अक्यूट और सीवियर, इसको हम कहते हैं अक्यूट, या फिर और क्या कहते हैं, सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, अक्यूट एंड सीवियर, अक्यूट और सीवियर डिप्रेशन, या फिर डिप्रेसिव आइडिएशन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेसिव आइडिएशन। दैट इज डिप्रेसिव आइडिएशन, राइट। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये सीवियर फॉर्म है, दैट इज द सीवियर फॉर्म ऑफ द डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन की सीवियर फॉर्म है, और इसके अंदर जो पर्सन होता है, ठीक है, उसका जो जजमेंट की कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज को जज करने की कैपेसिटी, यानी कि क्या सही क्या गलत, उसको सोचने की जो क्षमता होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज्ड, क्या क्या डिक्रीज हो जाएगा, उसके जजमेंट की कैपेसिटी, उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, वो उसका डिक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर पेशेंट को होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, और थर्ड वन इज द वर्थलेसनेस। ये तीनों चीजें आपको सीवियर डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। होपलेसनेस का मतलब होता है निराशावादी, यानी कि उस व्यक्ति को कुछ भी होप नहीं रहती है अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की। ठीक है, तो कंप्लीटली पेशेंट जो है वो निराशा में चला जाता है, इसी को हम होपलेसनेस कहते हैं। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि अब मेरी इस कंडीशन से कोई भी हेल्प नहीं कर सकता।
ठीक है, यानी कि मैं खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकता। इसी चीज को कहते हैं हेल्पलेसनेस, यानी कि ऐसे व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है, यानी कि अब मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर पाएगा। इस तरीके की भावनाएं उस व्यक्ति के अंदर डेवलप होती हैं जो कि डिप्रेशन के अंदर है। और थर्ड वन इज द वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस का मतलब होता है कि वह व्यक्ति समझता है कि मैं अब इस सोसाइटी को अब मैं कुछ भी प्रोडक्टिव करके नहीं दे रहा हूं, यानी कि अब मेरी जो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अब मेरी सोसाइटी के अंदर कोई भी कीमत नहीं है, ठीक है, यानी कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी के अंदर। इस तरीके की फीलिंग आने लगती है पेशेंट के अंदर। तो कौन कौन सी 3 फील है जो आने लगती है सीवियर के अंदर? दैट इज होपलेसनेस, यानी कि पेशेंट को बहुत ज्यादा निराशा होने लगती है। हेल्पलेसनेस, यानी कि उसे लगता है कि अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, यानी कि मैं खुद की भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और थर्ड वन उसको लगता है सीवियर फॉर्म के अंदर, दैट इज वर्थलेसनेस, यानी कि उसको लगता है कि अब मैं अब सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहा हूं और ना ही कर पाऊंगा, ठीक है, और इस वजह से मेरी जो सोसाइटी में अपना स्टेटस है वो भी अब कुछ नहीं बचा है। इस तरीके की जो फील होती है वो कौन से फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी? दैट विल बी इन द अक्यूट और द सीवियर डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज द डिप्रेसिव स्टूपर, जो वेरी सीवियर फॉर्म है, दैट इज डिप्रेसिव स्टूपर, ठीक है। ये आपका माइल्ड जो है दैट इज फर्स्ट, अक्यूट और सीवियर दैट इज सेकंड, एंड डिप्रेसिव स्टूपर जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है, और वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ द डिप्रेशन। इसके अंदर जो है वो पेशेंट जो होता है वो क्या डेवलप हो जाता है ऐसे पेशेंट के अंदर? सुसाइडल टेंडेंसी। ऐसे पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, यानी कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब होता है सुसाइड करने की जो भावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं जब सीवियर के वेरी सीवियर फॉर्म में जब पहुंचते हैं ऐसे पेशेंट, तो उनके अंदर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस, यानी कि निराशा, बेसहारा और सोसाइटी के अंदर अपनी कोई कीमत नहीं आंकना, इस तरीके की जब भावना उसके अंदर तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, उस टाइम पे उस व्यक्ति को लगता है कि इन सब वजहों से ये अच्छा है कि मैं अब इस लाइफ को ही छोड़ दूं। तो उसमें उस पेशेंट की जो सुसाइडल टेंडेंसी है, यानी कि सेल्फ हार्म करने की, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाने की, सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने की जो कैपेसिटी, मतलब उसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिप्रेसिव स्टूपर के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और डिप्रेसिव स्टूपर की जो व्यक्ति होते हैं वो कंप्लीटली अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर देते हैं, अपने आप को सोसाइटी से पूरी तरीके से अलग कर देते हैं, यानी कि वो सोसाइटी में किसी से भी बात नहीं करते हैं, बस अपने अंदर ही मग्न रहते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी कर देते हैं। किस टाइप की पर्सनालिटी हो जाती है? इंट्रोवर्ट, ठीक है, यानी कि अपने आप में खोए रहना, यानी कि इस तरीके के व्यक्ति आपको डिप्रेसिव स्टूपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो माइल्ड जो होता है उसके अंदर दैट टाइप ऑफ द पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म। अक्यूट एंड सीवियर डिप्रेशन के अंदर पेशेंट को होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस नजर आती है। और डिप्रेसिव स्टूपर के अंदर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस जो है, यानी कि निराशा, बेसहारा और अपनी खुद की कीमत ना आंकना, ये तीनों जो थॉट है वो बढ़ जाते हैं और पेशेंट जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ता है। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन सी स्टेज है? दैट इज वेरी सीवियर स्टेज ऑफ द डिप्रेशन। तो ये तो बेसिक उसके जो प्राइमरी 3 फीचर्स हो गए आपके, माइल्ड डिप्रेशन, अक्यूट और सीवियर डिप्रेशन जिसको हम डिप्रेसिव आइडिएशन भी कहते हैं, और थर्ड वन इज द डिप्रेसिव स्टूपर जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। अब आप बात करेंगे कि और कौन कौन से अदर फॉर्म है डिप्रेशन के, यानी कि डिप्रेशन के और क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो पहला जो उसका टाइप होता है दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर, यानी कि पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है, और पार्टम का मतलब होता है लेबर, राइट। लेबर का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी के बाद बेबी डिलीवर करने का जो प्रोसेस होता है, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज द लेबर, ठीक है। तो लेबर के बाद जिन फीमेल्स के अंदर, ठीक है, जिन फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन डेवलप होता है उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और उसका पीरियड क्या है? दैट इज 0 to
3 मंथ्स, ठीक है, 0 to 3 मंथ्स, ये पीरियड आप याद रखेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर। यदि किसी फीमेल के अंदर लेबर के बाद, लेबर से लेके 3 महीनों के पीरियड के अंदर अंदर यदि किसी फीमेल को डिप्रेशन फील हो रहा है, डिप्रेशन महसूस हो रहा है या डिप्रेशन से यदि वो ग्रसित हो रही है, तो ऐसे डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम डिप्रेशन, राइट, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और उसका पीरियड क्या है? 0 to 3 मंथ्स, ठीक है। इसके अंदर भी न्यूरोट्रांसमीटर भी उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कॉज करते हैं। उसके बाद और भी सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ फैमिली इश्यूज हैं उसकी वजह से, या फिर यदि कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्राइमरी ग्रेविड है, यानी कि फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर किया है, तो उस बेबी की केयर को लेके ओवर थिंक करने की वजह से भी कभी कभी महिलाओं के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर ऐसी फीमेल्स जो कि अपने जो बेबी के जेंडर होते हैं, अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक जो फीमेल होती है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने बेबी के डिलीवर होने से पहले एक जेंडर अपना डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे अभी जो है वो इस जेंडर का अगर मुझे बेबी होता है, ठीक है, डिलीवर्ड होता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, इस तरीके की फील होती है। लेकिन यदि रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आते हैं, ठीक है, सपोज उन्होंने बॉय सोचा था, ठीक है, और गर्ल डिलीवर हो जाती है, या फिर उसका ऑपोजिट, गर्ल सोची थी और बॉय डिलीवर्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी फीमेल्स के अंदर आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लाइक फैमिली में उस जो सोशियो इकोनॉमिकल उसकी स्टेटस है, इकोनॉमिकली वो बहुत ही वीक है, उसकी वजह से यदि उसके बच्चे की जो केयर है वो डिप्राइव हो रही है, वो प्रॉपर केयर नहीं दे पा रही है, तो उस वजह से भी उस महिला के अंदर, उस फीमेल के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। इस चीज को हम कहते हैं, ऐसे डिप्रेशन को हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि लेबर के बाद 0 से लेकर 3 मंथ्स तक यदि किसी महिला के अंदर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट वन इज द एंडोजीनस डिप्रेशन। देखिए, एंडो का मतलब होता है विद इन, जीनस का मतलब ये समझ लीजिए बॉडी। यदि अपनी बॉडी, किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर के किसी कारण की वजह से यदि किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको हम एंडोजीनस डिप्रेशन कहेंगे। सीधा सा मतलब है सेरोटोनिन, ठीक है, डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इन तीनों की कमी की वजह से यदि किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे डिप्रेशन को हम एंडोजीनस डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स को क्या है, इसका स्लीप पैटर्न क्या रहेगा? ऐसे पेशेंट का स्लीप पैटर्न जो रहेगा, वो स्लीप पैटर्न जो है, वो जो स्लीप पैटर्न है वो क्या रहेगा कि एक बार तो उस व्यक्ति को नींद आ जाएगी, लेकिन उसकी जो कंप्लीट नहीं हो पाएगी उसकी स्लीप, और उसके बीच में ब्रेक देखने को मिलेगा आपको, यानी कि उसको कंप्लीट स्लीप नहीं मिलती है और उसके अंदर उसको ब्रेक आएगा। लाइक वो अपने रूटीन पर सो जाएगा, लेकिन आधी रात को उसकी जो नींद है वो खुलने के चांसेस रहते हैं, तो उसका जो स्लीप पैटर्न है वो ब्रेकिंग स्लीप रहती है, यानी कि बीच में नींद खुलने जैसी संभावनाएं एंडोजीनस डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। और इनके अंदर एंटी डिप्रेसेंट जो होती है, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं वो इफेक्टिव होती है, यानी कि ऐसे पेशेंट को यदि हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे तो इनके अंदर वो अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो एंडोजीनस का मतलब हो गया कि विद इन द बॉडी जो सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, उनकी वजह से यदि, उनकी कमी की वजह से यदि डिप्रेशन हो रहा है, तो उनको हम एंडोजीनस डिप्रेशन कहते हैं। एक्सोजीनस का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक है, और जीनस का मतलब होता है बॉडी। यदि बॉडी के किसी बाहरी कारण की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोजीनस डिप्रेशन। कैसे? जैसे कि किसी की लाइफ में फेल्यूर की वजह से, किसी सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, वो अपनी लाइफ में किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, उसकी वजह से जो डिप्रेशन होगा दैट इज एक्सोजीनस डिप्रेशन, क्योंकि उसको जो डिप्रेशन करने का जो कारण है दैट इज एक्सटर्नल, ठीक है, बॉडी से बाहर का कारण है, यानी कि उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है, उसका जो करंट सिचुएशन है, या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, मैरिटल प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें जो है यदि किसी पेशेंट के अंदर डिप्रेशन कॉज कर रही है, तो ऐसे डिप्रेशन को हम एक्सोजीनस डिप्रेशन कहते हैं, राइट, ठीक है। सो देयर इज अ other depression types is the postpartum depression, endogenous depression and
एक्सोजिनस डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, एंडोजिनस विद इन द बॉडी, ऐसे कोई कारण जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो उसको हम एंडोजिनस कहते हैं। या फिर एंडोजिनस के अंदर नॉट ओनली दैट सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अगर बॉडी के अंदर सपोज करिए किसी पेशेंट को किसी टाइप की डिजीज हो गई है, सपोज लीवर के रिलेटेड डिजीज हो गई है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से यदि किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है, उस डिजीज कंडीशन की वजह से यदि डिप्रेशन हो रहा है तो उसको भी हम एंडोजिनस ही कंसीडर करते हैं। और एक्सोजिनस का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से यदि किसी पेशेंट को डिप्रेशन महसूस हो रहा है तो उसको हम एक्सोजिनस डिप्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब होता है, बाइपोलर का मतलब होता है टू साइडेड, जिस किसी भी चीज की अगर टू साइड है, डबल साइड है, उसको हम कहते हैं बाइपोलर। अफेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड टू मूड, यानी कि जब किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग टाइम पे दो मूड को देखा जाता है। ठीक है, दो मूड कौन कौन से हो गए, मेनिया प्लस डिप्रेशन। ठीक है, कौन कौन से हो गए, मेनिया प्लस डिप्रेशन, यदि किसी सेम व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रहे हैं एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, जो टाइम होगा वो अलग होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर, सेम व्यक्ति के अंदर एक अलग अलग टाइम पर यदि मेनिया और डिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक एपिसोड मेनिया को देखने को मिल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में उसको डिप्रेशन के अंदर देखा जा रहा है, तो ऐसे अफेक्टिव डिसऑर्डर को, यानी कि ऐसे मूड को हम कौन सा मूड कहते हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। यानी कि सपोज करिए एक व्यक्ति है, वो क्या करेगा, एक बार आप जब उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं उस टाइम पे वो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज्यादा खुश है, अगले ही मिनट या उसके थोड़ी देर बाद वो आपको डिप्रेस्ड देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक टाइम पे वो आपसे बहुत ज्यादा बातें कर रहा था, ठीक है, अचानक से वो थोड़ी देर में उसकी जो बातें हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं और वो बिल्कुल ही आपको सैड नजर आने लग जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, इसके जेनेटिकल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसके जेनेटिकल फैक्टर्स जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि 1 से 2% ही लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये जेनेटिकली पाया जाए, यानी कि उनके पेरेंट्स के अंदर बाइपोलर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर था तो उनके बच्चों के अंदर बहुत ही कम चांस है, दैट इज वेरी लेस 1 to 2% कि उनके अंदर बाइपोलर देखने को मिल जाए। अदरवाइज सडन इंक्रीज इन डिक्रीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके अंदर सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज यदि होने लग जाए उसके न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसकी वजह से जो है ऐसे पेशेंट के अंदर आपको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी आपको दोनों साइड देखने को मिलेगी। एक टाइम पे वो खुश दिखेगा, अगले कुछ समय बाद वो ही पेशेंट जो है वो आपको डिप्रेस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। दिस इज अबाउट द बाइपोलर, यानी कि एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग समय पर मेनिया और डिप्रेशन को देखा जाना, दैट इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। यदि आपको एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बाइपोलर में सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, तो सबसे पहले हमेशा मेनिया होगा। ठीक है, मेनिया के बाद ही उसको डिप्रेशन का एपिसोड आता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है कि एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मेनिया देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है। राइट, सो दिस इज अबाउट द बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या है। ठीक है, यानी कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान है जिसके अंदर हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं मेनिया से, डिप्रेशन से या फिर बाइपोलर से। ठीक है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है दैट इज ईसीटी। ठीक है, ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी।
ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या है कि इसके बारे में हम डिटेल क्लास एक और अपलोड करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे मैक्सिमम टाइम सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए मैनेजमेंट में ये पढ़ लीजिए कि ईसीटी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसकी डिटेल वीडियो अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ईसीटी उसको आप जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है ईसीटी, जिसके अंदर पेशेंट को शॉक दिया जाता है, ठीक है, और उससे उस पेशेंट के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है दैट इज अननोन। ये किस तरीके से काम करता है उसका एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है वो अननोन है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन ये इफेक्टिव है। तो ये किस कंडीशन में देते हैं, तो ये जो है वो सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड में देते हैं, ठीक है। किसी पेशेंट के अंदर यदि सीवियर डिप्रेशन देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर ईसीटी दी जाती है, ठीक है। उसके जो फर्स्ट वीक होगा, उसका जो फर्स्ट वीक है ट्रीटमेंट का, इसका ट्रीटमेंट का, उसमें 3 बार दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट वीक जो होगा उसके ट्रीटमेंट का उसमें 3 बार, सेकेंड वीक के अंदर 2 बार दी जाती है, और उसका जो ट्रीटमेंट का लास्ट जो होगा, जो थर्ड वीक होगा, उसके अंदर 1 ईसीटी दी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में 3 बार दी जाती है, सेकेंड वीक में 2 बार दी जाती है, थर्ड वीक में 1 बार दी जाती है। और टोटल कितनी दी जा सकती है ऐसा पूछे तो 6 से 8, 6 to 8 ईसीटी के हम सेशन दे सकते हैं। इतने 6 to 8, 6 से 8 ईसीटी किसी भी पेशेंट के अंदर यूजुअली दी जा सकती है, ठीक है, 6 से 8। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट वीक में कितने दी जाती है, तो 3 बार दी जाती है। सेकंड वीक में कितनी बार दी जाती है, तो वो आपकी दी जाती है 2 बार, और थर्ड वीक में 1 बार दी जाती है। और टोटल कितनी दी जा सकती है किसी पेशेंट के अंदर, तो 6 से 8 सेशन किसी भी पेशेंट के अंदर दी जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी ईसीटी। सेकेंड वन इज द ड्रग थेरेपी, इसको हम फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारी फिजिकल थेरेपी भी है। सेकेंड वन इज द ड्रग्स, ठीक है। कौन कौन सी दवाइयां हैं जिससे हम ट्रीटमेंट देते हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं जिससे हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी दवाइयां हैं, एक तो होती है आपकी एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट। जस्ट अ सेकेंड। एंटी डिप्रेसेंट के अंदर कौन सी, एंटी डिप्रेसेंट वो ड्रग्स होती हैं जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। ऐसी दवाइयों को, ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं, ओके। ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स हैं, दैट इज एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है वो क्लिनिकली 2 टाइप की ड्रग्स दी जा सकती हैं, दैट इज एसएसआरआई, और सेकेंड वन इज द एमएओआई, ठीक है। एसएसआरआई का मतलब होता है सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। कौन सी है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और दूसरी जो है उसको कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेस इनहिबिटर, ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेस इनहिबिटर। एक एंटी डिप्रेसेंट कौन सी है, दैट इज एसएसआरआई, और दूसरी कौन सी है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेस इनहिबिटर। एसएसआरआई का एग्जांपल है आपका फ्लुक्सेटाइन, ठीक है, क्या है, फ्लुक्सेटाइन। फिर से लिख देते हैं, फ्लुक्सेटाइन,
ठीक है। और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का एग्जांपल है आपका आइसोकार्बोक्साजाइड, आइसोकार्बोक्साजेड, ठीक है। और एक और एग्जांपल है इसका फेनेलजाइन, फेनेलजिन, ठीक है, फेनेलजाइन या फेनेलजिन, ठीक है, आइसोकार्बोक्साजाइड और फेनेलजाइन। ये है आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और एसएसआरआई कौन सा है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कौन सा है, तो फ्लुक्सेटाइन, ठीक है। ये हो गई आपकी इंटर डिप्रेशन, यानी कि ये तो डिप्रेशन में देते हैं इस ट्रीटमेंट को। मेनिया के अंदर क्या देंगे, मेनिया के अंदर दी जाती है मूड स्टेबलाइजर, मूड स्टेबलाइजर ड्रग दी जाती है। कौन सी दी जाती है मूड स्टेबलाइजर, दैट इज लिथियम, ठीक है। कौन सी ड्रग दी जाती है, ये डीओसीबी है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिया। मेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है वो मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका थेराप्यूटिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, और टॉक्सिक लेवल, ये याद रखना है आपको। एक तो होता है आपका थेराप्यूटिक लेवल, यानी कि कितनी मात्रा लिथियम की दी जाए, यानी कि ब्लड सीरम के अंदर कितनी मात्रा लिथियम की रहे कि उस पेशेंट के अंदर वो इफेक्ट करे, यानी कि अच्छा असर दिखाए वो ड्रग। तो उसका जो लेवल है दैट इज 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसको आप स्टार मार्क कर देंगे, ठीक है, और इसको याद रखेंगे। थेराप्यूटिक लेवल क्या है लिथियम का, दैट इज 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ब्लड सीरम लेवल क्या है, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो वो अपना थेराप्यूटिक असर दिखाएगा, यानी कि जिस पर्पस से ये ड्रग दी जा रही है, मूड को स्टेबलाइज करने के लिए जो ड्रग दी जा रही है, उसके अंदर वो आपको इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन यदि इससे ज्यादा हो जाता है जब लेवल, ठीक है, तो क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो एक तरीके से जहर की तरह काम करना शुरू कर देगा। उसको हम कहते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से जहर बन जाएगा, उसके लिए वो दवाई नहीं रहेगी, क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हुई है तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो उसको हम देंगे 0.9% NS, क्या 0.9% NS देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो भी उसका टॉक्सिक लेवल है वो किडनी की हेल्प से फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। तो 0.9% लिथियम, 0.9% NS देंगे यदि टॉक्सिसिटी हो जा रही है, तो उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिक लेवल सीरम के अंदर है वो क्या होगा, यूरिन की हेल्प से फ्लश आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लिथियम की थेराप्यूटिक डोज और टॉक्सिक के बारे में, और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिया। मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो लिथियम है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अदर ट्रीटमेंट क्या है, तो हम साइकोथेरेपी देते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर लर्निंग थेरेपी देते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप थेरेपी देते हैं। ग्रुप थेरेपी के अंदर यदि कोई डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक जो डिप्रेस्ड पेशेंट्स है उनके ग्रुप में बिठाते हैं, ताकि उनका जो सोशल आइसोलेशन है उसको कम किया जा सके, वो अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर पाए, अपनी बातों को एक्सचेंज कर पाए, जिससे कि उस पेशेंट के अंदर जो डिप्रेशन है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक जो मेनिया, डिप्रेशन या बाइपोलर के पेशेंट है उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मेनिया के जब पेशेंट्स को आप देख रहे हैं या डिप्रेशन के पेशेंट को देख रहे हैं, तो उस टाइम पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती है। अगर हम मेनिया की बात करें तो जो उसके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्सिंग केयर प्लान होना चाहिए। कैसे, यदि आपको लग रहा है कि कोई मेनिया पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे हमें कूल एंड काम करने की कोशिश करनी है। उसके कामों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें, हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके कामों को क्रिटिसाइज ना करके उसकी नीड्स को फुलफिल करें, क्योंकि वो बिना आराम के, बिना कोई एनर्जी कंज्यूम किए वो बस
रेगुलरली एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें उसकी जो न्यूट्रिशन नीड्स हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि वो पेशेंट अपनी एक्टिविटीज से ना खुद को हार्म करे ना किसी और को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, क्योंकि वो मेनिया कंडीशन में है तो उस टाइम पे उसकी एक्टिविटीज बहुत ही एक्स्ट्रा है, बहुत ही ज्यादा है, तो उस टाइम पे आपको उस तरीके की ध्यान रखना है। ऐसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स उसके पास नहीं होने चाहिए जिससे वो खुद को या किसी और को हार्म पहुंचाए। ऐसा ही डिप्रेशन के अंदर है, यदि कोई पेशेंट डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है, तो हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म को लेके, वो जल्दी उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लेगा और उससे उसका डिप्रेशन का जो लेवल है वो और बढ़ जाएगा। डिप्रेशन के पेशेंट के साथ हमें उसकी जो थॉट्स है उसको वेंटिलेट करने में हेल्प करनी चाहिए। लाइक एक पेशेंट है डिप्रेशन का, उसके साथ यदि 1-to-1 टॉक हो रही है तो उसे कॉन्फिडेंस देकर और उससे जो उसके थॉट प्रोसेस है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको वेंटिलेट करने का चांस देना है। यदि आपको सीवियर डिप्रेशन के अंदर कोई पेशेंट दिख रहा है या फिर डिप्रेसिव स्टूपर के अंदर कोई पेशेंट दिख रहा है जहां आपको पता है कि ये पेशेंट कभी भी सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स के पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। यानी कि किसी भी तरीके से वो खुद को, क्योंकि डिप्रेसिव पेशेंट जो होता है वो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाता है, डिप्रेसिव पेशेंट जो है वो खुद को हार्म पहुंचाता है, तो उसको सेल्फ इंजरी से प्रिवेंट करना है। तो उसके आसपास ऐसी कोई भी चीजों को हमें नहीं रखना है, ऐसी कोई चीजें हैं उसके एनवायरनमेंट में, ऐसी कोई चीजें हैं जो उसको और डिप्रेशन दे रही है या फिर उसको सेल्फ हार्म करने की कोई चीजें हैं तो उसको हटानी है। मेनिया के अंदर एक चीज याद रखनी है कि आपको लाइट्स जो होती हैं वो बहुत ही कम रखनी होती है, ठीक है, उसकी एनवायरनमेंट की जो लाइट्स हैं वो बहुत ही कम रखनी होती हैं, ठीक है। यदि आपने शार्प या ब्राइट लाइट रख दी तो वो उसे और इंड्यूस करेगा, एक्टिविटीज को और बढ़ावा देगा, ठीक है, उसकी मेनिया को और एग्रेशन करेगा, तो लाइट्स कम होनी चाहिए। डिप्रेशन पेशेंट का आपको न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है क्योंकि डिप्रेसिव पेशेंट जो होते हैं वो अपने फूड से भी आइसोलेशन बना के रख लेते हैं, यानी कि वो खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो आपको करनी है जिससे कि आपका पेशेंट सेफ रहे और आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो दीज ऑल आर द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अभी हमने बात कर ली कि व्हाट इज द मेनिया, व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज बाइपोलर, ठीक है, मेनिया की क्या क्या 4 सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के अंदर आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में हमने पूरा डिटेल में बात की। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। मेनिया, हैलुसिनेशन, ठीक है, डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर और पैरानोइया, ठीक है। देखिए मेनिया तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, मेनिया इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ऑडिटरी हैलुसिनेशन नहीं होता है डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर होता है डिलूजन ऑफ गिल्ट, ठीक है। हमारा ये एक पॉइंट रह गया था बताना, यहां पे कवर हो गया हमारा, डिलूजन ऑफ गिल्ट। मेनिया के अंदर आपको डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी दिख रहा था, ठीक है, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी दिख रहा था जिसके अंदर पेशेंट को लग रहा था कि वो भगवान है। यहां पे आपको डिलूजन ऑफ गिल्ट नजर आएगा। डिलूजन ऑफ गिल्ट क्या होता है, वो पेशेंट जो डिप्रेशन के होते हैं वो हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि यदि उनकी लाइफ में कोई लॉस हुआ है तो वो भी खुद को जिम्मेदार समझेंगे, ठीक है। यदि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो उसके लिए भी वो खुद को जिम्मेदार समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर डिलूजन ऑफ गिल्ट पाया जाता है, याद रखना ये दोनों चीजें। डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी विल बी सीन इनटू द मेनिया एंड डिलूजन ऑफ गिल्ट विल बी सीन इन द डिप्रेशन, ठीक है। तो मेनिया नहीं होगा, हैलुसिनेशन नहीं होगा, ऑडिटरी, पैरानोइया नहीं होगा। पैरानोइया का मतलब होता है सस्पिशियस। जब हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे तब हम पैरानोइड पर्सनालिटी पढ़ेंगे। पैरानोइया का मतलब होता है सस्पिशियस, यानी कि दूसरों पे शक करना कि ये कोई दूसरा इंसान मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है, मुझे इंजरी करना चाहता है या मेरा कोई नुकसान करना चाहता है। इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है उसको हम पैरानोइड पर्सनालिटी या पैरानोइया कहते हैं। तो सस्पिशियस नेचर भी डिप्रेशन के अंदर नहीं पाया जाता है।
डिप्रेशन के अंदर आपको मिलेगा डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर। ठीक है, यानी कि उसको किसी भी काम के अंदर कुछ भी इच्छा नहीं रहती है और किसी भी काम के अंदर उसको मजा नहीं आता है और उसका जो मूड होता है, इसका जो मन होता है वो उदास रहता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ बाइपोलर डिसऑर्डर। उस व्यक्ति के अंदर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व द ड्यूरिंग द मैनिक फेज। मैंने आपको बताया था बाइपोलर के अंदर दो फेज होती है, मेनिया और डिप्रेशन। तो ये सवाल पूछ रहा है कि एक नर्स जो है एक पेशेंट को देख रही है, उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो पेशेंट जो वो मैनिक फेज में है, तो इनमें से कौन सा सिम्टम मैनिक फेज में देखने को मिलेगा? एक फर्स्ट ऑप्शन है साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब होता है कि साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाना या बंद हो जाना। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि मेनिया के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेकेंड वन इज द फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट का मतलब होता है फ्लैट मूड हो जाना। फ्लैट मूड का मतलब होता है स्थिर मन हो जाना, यानी कि ना तो वो डिप्रेस है ना वो मेनिया में है। तो फ्लैट अफेक्ट हमको मेनिया के अंदर नहीं देखने को मिलता है। कैसा अफेक्ट रहता है? हाइपर एक्टिव रहता है। ठीक है, यानी कि एलिवेशन देखने को मिलेगा आपको, एलिवेशन ऑफ मूड देखने को मिलेगा, ना कि फ्लैट अफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट इज द एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है किसी भी चीज में प्लेजर नहीं मिलना, प्लेजर का खत्म हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलना। ठीक है, उसको हम कहते हैं एनहेडोनिया। तो एनहेडोनिया भी नहीं होगा क्योंकि मेनिया के अंदर पेशेंट को हर चीज में खुशी मिल रही होती है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या बचा है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, रैपिड चेंजेस ऑफ आइडियाज मैंने आपको बताया था। ठीक है, ट्रायड के अंदर, सिम्टम के ट्रायड के अंदर आपको बताया था फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मैनेज एक्यूट मेनिया इन बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनिया को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको बता दी है, दैट इज लिथियम। ठीक है, फिर से बता देते हैं 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी क्या है? थेराप्यूटिक लेवल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? लिथियम, क्योंकि सर्ट्रेलाइन नहीं होगा, हेलोपेरिडोल नहीं होगा, बसफिरोन नहीं होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? दैट विल बी द लिथियम। ठीक है, सीधा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज स्टार्टेड ऑन एन एसएसआरआई selective serotonin reuptake inhibitor. What is the most important nursing consideration during the first few weeks of therapy? ये कह रहा है कि एक क्लाइंट है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर है। ठीक है, और वो एसएसआरआई पर है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये थेरेपी देते वक्त फर्स्ट के जो कुछ सप्ताह होते हैं उसमें क्या ध्यान रखना है? ठीक है, क्या मॉनिटर करना है, क्या देखना है कि इसका वेट गेन तो नहीं हो रहा, ये देखना है। एजुकेटिंग अबाउट द डिपेंडेंस, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना उसके बारे में उसको एजुकेट करना है, या फिर मॉनिटर फॉर सुसाइडल आइडिएशन या एंकरेजिंग डेली एक्सरसाइजेस। ठीक है, मॉनिटर वेट गेन का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, वेट गेन नहीं होता इसमें। एजुकेशन हम कितना भी डिप्रेशन के अंदर दे देंगे इनिशियल फर्स्ट के कुछ वीक्स के अंदर, तो उसके अंदर वो इतना इफेक्ट नहीं रहता है। और डेली एक्सरसाइज भी वो पेशेंट नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही कम हो गई है। एक्चुअली क्या है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, सुसाइडल आइडिएशन आते रहते हैं, सुसाइड के लिए उनके अंदर अर्ज आती रहती है। तो उस टाइम पे हमें डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर सुसाइडल आइडिएशन को ही मॉनिटर करना है कि क्या ऐसे पेशेंट के अंदर सुसाइडल आइडिया या सुसाइडल टेंडेंसी तो डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a negative cognitive distortion commonly seen in depressed individual? देखिए लैंग्वेज क्या कह रहा है कि which of the following is a negative कॉग्निटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, कॉमनली सीन इन डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, यानी कि ये कह रहा है कि एक डिप्रेस्ड इंडिविजुअल के अंदर, एक डिप्रेस्ड पेशेंट के अंदर या व्यक्ति के अंदर आपको कौन सा नकारात्मक विचार देखने को मिलेगा? ठीक है, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ये पॉजिटिव थॉट है।
ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होना, और यहाँ पे तो डिप्रेशन के अंदर पेशेंट जो होता है वो होपलेसनेस होता है, यानी कि उसको कोई आशा ही नहीं होती है लाइफ से। ठीक है, नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफाइजिंग। ठीक है, कैटास्ट्रोफाइजिंग इसका मतलब होता है वर्स्ट थिंग टू हैपन। ठीक है, वर्स्ट थिंग टू हैपन यानी कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। यस, ये नेगेटिव थॉट है। कौन सा थॉट है? नेगेटिव थॉट है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूफोरिया। क्या यूफोरिया होगा? नहीं होगा। यूफोरिया जो है वो किसके अंदर मिलता है हमें? मेनिया के अंदर मिलता है, फर्स्ट स्टेज में, राइट। ठीक है, तो हमारा यूफोरिया भी नहीं होगा। ग्रैंडियोसिटी, गॉड, खुद को भगवान समझना, क्या डिप्रेशन में समझता है? नहीं। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मेनिया में मिलता है, न कि डिप्रेशन के अंदर। डिप्रेशन के अंदर हमें डिल्यूजन ऑफ गिल्ट मिलता है। क्या मिलता है? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कैटास्ट्रोफाइजिंग। ठीक है, वर्स्ट थिंग टू हैपन। देखिए, ये क्वेश्चन मेरा यहां पर रखने का एक बेसिक फंडा क्या है, इस क्वेश्चन को हमने क्यों रखा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? एक तो इन्होंने कैटास्ट्रोफाइजिंग करके एक वर्ड डाल दिया जो कि नॉर्मल वोकेबुलरी में नहीं है हमारे, है ना, डेली रूटीन्स के वर्ड्स में नहीं आता। एक तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा, अगर सपोज करें नन ऑफ द अबव कह दिया, एक और ऑप्शन डाल देता हूं, नन ऑफ अबव, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो और मुश्किल हो गया कि आपको लगेगा कि यार कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब भी कहीं पॉजिटिव थॉट तो नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप नन ऑफ द अबव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब पता होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपको नहीं पता है, तो उस तरीके में ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि ये ऑप्टिमिज्म है नहीं, यूफोरिया है नहीं, ग्रैंडियोसिटी है नहीं, तो बचा क्या है? कैटास्ट्रोफाइजिंग। तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के वर्डिंग यूज की जा सकती है, या फिर आपको ग्रैंडियोसिटी और गिल्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। यानी कि आपसे चेक किया जाएगा कि क्या स्टूडेंट को पता है कि ग्रैंडियोसिटी आती है या गिल्ट आता है। ठीक है, क्योंकि डिल्यूजन तो दोनों में है, मेनिया में भी है, डिप्रेशन में भी है, लेकिन मेनिया में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है और डिप्रेशन के अंदर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, जो कि दिखने में हमें इजी लगते हैं, लेकिन बहुत सी बार जो एस्पिरेंट होते हैं वो यहीं आकर गलती करते हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECT is most appropriate for which of the following patient? इनमें से कौन से पेशेंट है जिनके अंदर ECT इफेक्टिव है? A patient with mild situational depression, a patient with schizophrenia experiencing hallucination, a patient with severe depression who is not responding to medication, और a patient with anxiety disorder। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि जो ECT है वो सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स में यूज की जाती है, और ऐसे पेशेंट को प्रायोरिटी में दी जाती है जो पेशेंट ड्रग्स को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यानी कि एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है उसके ऊपर यदि वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको ECT दी जाती है। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी। Thank you so much. This is all about the mood disorders, mania, depression and bipolar. उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और समझने में भी आया होगा कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द ECT। ठीक है, हम ECT के ऊपर एक क्लास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसी का एक कंटिन्यूएशन में टॉपिक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।